चलो लेट्स स्टार्ट लिटिगेशन एंड क्लेम। बताओ, याद है लिटिगेशन और क्लेम का मतलब? बताओ, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई केस वेस चल रहा हो उसको बोलते हैं क्या? लिटिगेशन है कि नहीं? ठीक है ना? तो लिटिगेशन बहुत ध्यान से। और क्लेम, क्लेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने किसी पे केस किया है ताकि कुछ क्लेम कर पाए, तो इसलिए ऑलमोस्ट साथ साथ में चलते हैं ये, है ना? अब इसका ऑडिट एविडेंस वाले स्टैंडर्ड में, ये ऑडिट एविडेंस वाले स्टैंडर्ड में क्या कर रहा है ये? समझ में आ रहा है? मतलब हम पर क्या पढ़ रहा है? स्पेशल कंसिडरेशन वाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हेलो 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 गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल कंसिडरेशन वाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। समझ में आ रहा है? तो अपन अगर निकाल रहे हैं ऑडिट एविडेंस, हाउ, ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस निकालते समय लिटिगेशन और क्लेम पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो पर्पस जान ले अपन। सबसे पहले लिटिगेशन और क्लेम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रोल? हेलो हेलो हेलो, बताओ। देखो, फाइनेंशियल्स में आ सकता है अगर मान लो कि तुम केस हार चुके हो, प्रोविजन बना रहे हो या प्रोबेबल है कि हारना है, तो फाइनेंशियल्स में आ भी सकता है ना? तो दो तरीके से है। एक तो यही कि जो बताया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जैसा कि बताया नित्या ने। समझ में आ रहा है? देखो समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर रखा है, कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम कर रखा है कि भैया हमको इतना पैसा चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला या व्हाटएवर, क्या ये बात इन्वेस्टर्स को पता होनी जरूरी नहीं है? ये बात इन्वेस्टर्स को पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है? हेलो हेलो, है कि नहीं? है ना? तो इन्वेस्टर्स को ये पता होना बहुत जरूरी है कि भैया कंपनी के ऊपर क्या क्लेम विलेम हो रहा है ना? तो ये तो एक ऐसे इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो तब आएगी जब मान लो कि कुछ क्लेम आपको दिख रहा है। बाकी कंपनी के गोइंग कंसर्न तक पे बात आ सकती है इससे। कुल मिलाकर के लिटिगेशन वगैरह इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि स्टेक होल्डर्स के सामने आना चाहिए, और इसीलिए ऑडिटर का इससे लेना देना है। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले तो अपन ने इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करी किसके? लिटिगेशन एंड क्लेम की। गाइस, आपको ये समझ में आया? हेलो हेलो, है ना? अब अपन बात करते हैं कि क्या डिस्क्लोजर्स आते हैं फाइनेंशियल्स में। तो चलो, एक तो आ गया प्रोविजन कि भैया किसी ने हम पे क्लेम किया, वो प्रोबेबल से ज्यादा है, तो प्रोविजन के क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो उससे का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 2 करोड़ 4 करोड़ 50 करोड़, जो भी किसी ने क्लेम किया है। ठीक है? और दूसरा कि अगर मान लो नहीं भी अपन केस प्रोबेबल है कि हार है, लेकिन थोड़े से भी चांसेस हैं, तो आएगी अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी। अपनी आएगी क्या बेटा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या आएगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो भी डिस्क्लोजर है ना? अब समझो, ऑडिटर फाइनेंशियल्स के साथ जो भी करता है वो नॉर्मली जर्नल एंट्री के थ्रू मूव होता है ना? कि भैया ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी जर्नल एंट्री करी, लेजर में आया, फाइनेंशियल्स में आ गया। तो इसलिए बाकी सबके ऑडिट एविडेंस को लेकर के उतना तामझाम नहीं है, लेकिन इसके ऑडिट एविडेंस को लेकर के थोड़ा सा है। समझ रहे? क्योंकि भाई लिटिगेशन और क्लेम के एविडेंसेस आपको ट्रांजैक्शन बेसिस पे थोड़ी मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्यों इसको स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत है? क्योंकि ये एक रेगुलर एक्सपेंस या खर्चा या इनकम नहीं है, इसलिए लिटिगेशन, और लेकिन है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो गाइस, गाइस गाइस गाइस, है ना? ठीक है?
तो आप सोच करके देखो कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो इसके एविडेंसेस कैसे लें अपन, है ना। तो इसको लेकर के प्रोसीजर्स की बात जो है वो की गई है ना। चलो अब इसको अपन देखेंगे, है ना। आ रही है स्क्रीन, ये आ गई। चलो अब देखो, the auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claim involving the entity which may give rise to the risk of material misstatement. क्या बोल रहा है? The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claim. कह रहा तो इस लाइन में कुछ नहीं है, कह रहा कर लेना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म। में कहा क्या क्या करें, तो कह रहा देखो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से, समझना रहा है, इंक्वायरी करो, पूछताछ किससे, मैनेजमेंट से और इन हाउस लीगल काउंसिल, कंपनी का लॉयर है उससे पूछो कौन कौन से केस चल रहे हैं भैया, ठीक है। अब तुम बोलो कि भैया वो नहीं बताएगा, वो क्यों बताएगा या ऐसा बता, देखो झूठ बोलना कोई बहुत सिंपल काम नहीं है, कौन समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा हम रेटिंग में लेते हैं हर चीज ऑलमोस्ट क्लियर है, तो झूठ नहीं बताने का तुक बनता है, कोई आपको नहीं बताया भैया, पूछा ही नहीं तुमने, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन झूठ का नहीं होता, ऑडिटर बच जाएगा ऐसे केस में और वो निपट जाएगा, मतलब लीगल काउंसिल कंपनी के वाले जो है ना। इसीलिए ऑडिटर का पूछना जरूरी है, क्लियर है, ये एक प्रोसीजर में। बोलो गाइस क्लियर है ये, है ना। दूसरा मिनट्स देख लो, मिनट्स ऑफ मीटिंग, है ना। और एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में अगर कोई वार्तालाप हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, तो उसके एक्सट्रैक्ट दिखाओ। दूसरा कंपनी का लीगल एक्सपेंस देखो, कंपनी का लीगल एक्सपेंस देख के क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, एंट्री हुई है लीगल एक्सपेंसेस टू बैंक, अब बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लीगल एक्सपेंसेस में कंप्लायंस कॉस्ट भी हो सकती है और किसी लॉयर को किस बात के पैसे दिए, तो हम पूछेंगे ना कि किस लॉयर को दिए और काय के दिए। तो लॉयर जनरली आवर्स के हिसाब से बिल भेजता है और वो जनरली उसमें एक्ट वैक्ट या मसला जो है वो मेंशन कर देता है। तो अगर उसने मसला मेंशन कर दिया है ना गाइस, तो बस यही है हमारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका। बोलो गाइस, हेलो हेलो, कुछ समझना है क्या बात चल रही है ना। तो लीगल एक्सपेंसेस के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अलग से आते हैं एग्जाम में, मतलब ये आएगा लिटिगेशन एंड क्लेम का, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, समझ गए, है ना। फिर इफ द ऑडिटर असेसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम, कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एंटिटीज, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अच्छा अभी देखो ऊपर क्या बोल रहा था, इंटरनल लीगल काउंसिल की बात की गई थी ए पॉइंट में, इन हाउस। अब बोल रहा है एक्सटर्नल, क्योंकि ना जब बड़ा मैटर होता है तो फिर वो किसी अच्छी फर्म के पास जाता है, जो बंदा हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है वो सिंगल हमारी कंपनी के हिसाब से देख रहा है, वो मेरी बात समझना, मतलब बात अदरवाइज ना जाए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन हाउस वाला बंदा कमजोर है, लेकिन बंदा हिट कौन सा होगा, मतलब जो ज्यादा बड़ा लॉयर कौन सा होगा, जो कहीं नौकरी कर रहा होगा या अपनी फर्म खोल करके बैठा होगा, लोग कैसे पता चलेगा उनको। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कोई बड़ा लॉयर के पास जाते हैं अपन, बड़े लॉयर के पास जाते हैं जब भी अपना केस बड़ा होता है। इन हाउस लॉयर को रखने के बाद भी एंटिटी जो है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को रेफर करती है, तो उससे बात कर लेंगे कि भैया एंटिटी के कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। आपको याद हो मैंने शायद बताया था कि मैं दिल्ली में जब रहता था तो मैं 3 लॉयर्स के साथ में रहता था, अरे कहानी तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त केसेस होते थे। मतलब एक केस का मैं बताता हूँ,
एक ने एक फ्रेंड था, तो वो बोल रहा था कि हम लोग लंच में बैठे हुए थे सारे लीगल, मतलब सारे एडवोकेट्स। तो जो दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनका केस उनके पास आया हुआ था, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम तो हार गए, समझा रहे। तो बोला कि मतलब उससे कोई केस चल रहा था, उसका डिसीजन आया था। बोला अरे किसने बोला? बोला यार कैसी बात कर रहे हो, जज ने बोला तुम हार गए। बोला कि हम कब जीतने के लिए केस वो कर रहे थे, लड़ रहे थे। बोला अरे तो हारने के लिए लड़ रहे थे। तो उसने बताया कि कंपनी वालों को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों को मतलब वो रेस करना ही था, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके खिलाफ केस चल रहा था कि भैया आपने रेस क्यों करे इस तरीके से प्राइजेस, या उसको लेकर के। और बोले हमको सिर्फ इसको 8 महीने डिले करना था, बाकी वो तो गलत था जो कर रहे हैं, वो तो फैक्ट था। तो उन्होंने बोले हमने 8 नहीं 9 मंथ इसको खींच दिया, समझ में आ रहा है। तो जितने हमको कमाना था वो तो कमा ही लिया, 3 महीने बचे हैं, वैसे भी रिवाइज हो ही जाएगा रेट जो है बिजली के। बिजली कंपनी कोशिश यही करती है ना कि ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस पर काम रहे, समझ में आ रहा है। तो उन लोगों ने बढ़ा ली थी, उसके खिलाफ केस था, तो उन लोगों ने बड़े रेट पे ही केस लड़ा। डिसीजन आने में 9 महीने लग गए, तब तक लोग बड़े रेट से पे करते रहे। अब 2 महीने अगर कम हो भी जाते हैं तो 2 महीने बाद रिवीजन फिर है 1 साल में, तो बोले फिर बढ़ ही जाएंगे, समझ आ रहा है। तो इसलिए बहुत आपको ध्यान से बात करनी पड़ती है। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो गाइस, आपको आवाज आ रही है मेरी, है ना। चलो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ बहुत थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मतलब सोच करके देखो। जब मैं उसकी बात सुन रहा था मैं पूरी तरीके से ये था कि अरे पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। और द मोमेंट उसने बोला कि भैया हमको तो पहले ही पता था कि हम हारने वाले हैं और हमको सिर्फ 8 महीने डिले कर रहा था, समझ आ रहा है। तो मतलब बिल्कुल पर्पस ही डिफरेंट हो गया कि बस केस खींचना था इनको, तो पता तो था ही इनको कि हारने वाले हैं। समझ आ रही है बात? यानी बाजीगर बन गए ना, हार के भी तो जीत ही गए। यही तो पर्पस था, जो पर्पस था वो पूरा हो गया। लोगों को लग रहा हार गए, लेकिन अपन तो जीत गए। चलो ठीक है। If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, or when the audit procedure performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedures required by other HS, seek direct communication with the entity's external counsel. तो एक्चुअली अपन ने अभी हेडिंग पढ़ी थी, हेडिंग का डिस्कशन कर लिया। तो पहले पैराग्राफ में वही बताया जो उसने हेडिंग में बताया, बस डिटेल में। तो ऑडिटर लेटर भेजेगा उसको, है ना, और पूछेगा भैया कौन कौन से केस चल रहे हैं बता दो, ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि कौन सा कंटिजेंट लायबिलिटी में आना, कौन सा नहीं। अगर लॉ रेगुलेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, ये ध्यान से दो, ध्यान से देखो। अगर कानून में मना किया है कि भैया आप एंटिटी के एक्सटर्नल काउंसिल से वो नहीं कर सकते, लॉयर्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है ना कानून, क्लियर है, फ्रॉम कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द ऑडिटर, तो ऑडिटर क्या करेगा बेटा, फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। फिर वो और दूसरा रास्ता खोजे चीजों का पता लगाने के लिए। हेलो हेलो हेलो, बोलो बेटा। ठीक है। अरे लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट जब अपन ने देखा, समझ आ रहा है, एंटिटी के पास उस बंदे ने क्लेम भेजा होगा, पहले सीधे थोड़ी मैटर कोर्ट में गया होगा, समझ आ रहा है। जितनी प्रोसीडिंग हुई, जितने कोर्ट के ऑर्डर अभी तक हो गए, कोई इंटरिम ऑर्डर अगर पास हुआ है, कितनी चीजें हैं, समझ आ रहा है। उस बंदे के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोई बात हुई है, समझ आ रहा है, उस बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हो तो वैसा कर लो। न्यूज व्यूज में क्या आ रहा है, 10,000 चीजें, समझ आ रहा है। उन सबको कंसिडर करो और हिसाब लगाओ कि एंटिटी केस हारने वाली है या कम प्रोबेबिलिटी है या रिमोट है, बस। समझ गए? हाँ बेटा। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि जिस भी लॉ की बात चल रही हो, कानून ने वो तो मैंने एक जनरल डायलॉग बताया तुमको कि भैया हर कानून में लीगल काउंसिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि फिर तो जो चोर लग रहा है उसके लॉयर को जाकर मारो पीटो, वो तो उगल देगा कि लॉयर से तो सब सच बताया ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन। तो एक्सटर्नल काउंसिल को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है।
दूसरा, यहां तो वो बोल रहा है कि अगर जिस लॉ की बात चल रही है वो हमको एक्सटर्नल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने से मना कर रहा है। हेलो, ठीक है, चलो फिर क्या है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में ऑल्सो जज इज इट नेसेसरी टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, क्या उससे मिलना जरूरी है? समझ आ रहा है? लिटिगेशन और क्लेम के आउटकम के लिए, मतलब केस बहुत आगे बढ़ गया है, फिर को तो एक बार लॉयर से मीटिंग कराओ। दिस में बी द केस, फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर को लगता है कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क का मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट में और एक्सटर्नल काउंसिल में, बहुत ध्यान से देखो जरा। ऑर्डिनरली सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट परमिशन एंड आर हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट इन अटेंडिंग, यानी फिर अकेले नहीं कर सकता होता, मैनेजमेंट का भी एक बंदा चाहिए उसमें। बोलो भाई, ठीक है? वो कह रहा है इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट वेयर देयर इज डिसएग्रीमेंट, समझ आ रहा है? तो ऑडिटर में ऑल्सो जज इज इट नेसेसरी टू मीट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। हेलो, तुम डाउट बताओ पहले मुझे प्रॉपर क्या है शुरू से आखिरी तक। ठीक है, हाँ, किसी भी केस में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे कैसी बात कर रहे हो, यहां तो केस ही उस बात का बना है कि ऑडिटर ये जज करेगा कि भैया मेरा मिलना जरूरी है। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नहीं समझा, फिर से बोलना। कि डिसएग्रीमेंट का पता नहीं है उसको? क्या कैसे पता चलेगा कि वो डिसएग्री कर रहे हैं आपस में? अब मेरी बात समझो, क्या ऑडिटर ले जा रहा है कि डिसएग्रीमेंट फाइंड आउट कर ले? अरे ये वेयर का मतलब क्या है मुझे बताओ। मैंने इसलिए तो पहले ही तुमको बताया कि ऑडिटर ये जज करेगा कि उसका मिलना जरूरी है, और उसमें भी मे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हो सकता है कि ऑडिटर ये जज करे कि उसका मिलना जरूरी है ना, अगर उसको लगता है कि डिसएग्रीमेंट है। मतलब अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो ये तो बोल ही नहीं रहा कि भैया उस डिसएग्रीमेंट को कैसे पता करेगा। अब भाई यहां बोल रहा है कि अगर तुमको डिसएग्रीमेंट दिख जाता है, तुम अज्यूम कुछ थोड़ी करने वाले हो, नहीं तुम ढूंढने वाले हो। और बहुत ऑब्वियस बात है जो तुम बोल रहे हो कि हाँ भाई डिसएग्रीमेंट का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि नॉर्मली होता ही नहीं है। लेकिन भाई जो वो ऑडिट एविडेंसेस ले रहा है उन सब से, लोगों से बात करके बहुत क्लियर रहती हैं चीजें, पता है तुमको। ऑडिटर को बस ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि सारी चीजें बहुत प्रॉपर रहती हैं। क्या होता है ना, देखो अपन जब भी कोई एक चीज को पढ़ते हैं तो बहुत इंडिविजुअली पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तुम समझो तुम मैनेजमेंट के साथ बैठे हो, तुम मुझसे बोल रहे हो कि केस वेस का, और तुम बोल रहे हो कि अरे यार वो आपका जो लॉयर उससे पता कर लेते हैं, और मैनेजमेंट बोल रहा है उसको क्या ही पता होगा, उससे तुम क्या पता कर लोगे, कुछ कुछ भी पता नहीं है उसको। वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम कि डिसएग्रीमेंट कैसे पता लगेगा? ये तो फिर भाई फैक्चुअल बात हो गई ना। अब वो कह रहा है कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो ये तय कर सकता है, वो ये डिसाइड कर सकता है, वो ये जज कर सकता है, और वो भी मैं, कि भैया मेरा तो अब मिलना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि बिना मिले काम नहीं होगा। अब ऑडिटर डिसाइड करे कि भैया क्या मिलना जरूरी है या नहीं। समझे मेरी बात को? ठीक है। चलो फिर इलस्ट्रेशन देखो। प्राइसलेस इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस एफएमसीजी रेंज ऑफ, एफएमसीजी पता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स।
ये चिप्स के पैकेट और खाने पीने की जितनी भी चीजें, किराना दुकान इज एफएमसीजी, ठीक है। The company is having several cases of litigation pending in court. कंपनी के ऊपर खूब सारे केस चल रहे हैं. Auditor wanted to identify litigation and claims resulting to risk of material misstatement. बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है. हेलो 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 गाइस, रीड कर लो इसको. वही 3 पॉइंट, वही पॉइंट एज इट इज. अगर एग्जाम में आता है तो सीधा सीधा लिखना है, कुछ करना ही नहीं है, मतलब है ही कुछ नहीं इसमें. बताओ. ठीक है. अब चलो तो जस्ट, हाँ तो ये रीड कर लिया आप लोगों ने आंसर. इलस्ट्रेशन रीड कर लो, कुछ नहीं है इसमें ना. ठीक है गाइस, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे आगे आगे. हेलो हेलो. हाँ चलो, अब देखो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन. एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर है. समझ रहा है? काय का प्रोसीजर है? प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले बताओ, ये बात वाली बात क्लियर है? ये एक प्रोसीजर है ना? इससे हमें कौन से टाइप का एविडेंस मिलेगा? हेलो हेलो हेलो, जनरली कौन कौन से टाइप थे हमारे पास? अरे नहीं नहीं नहीं, वही ओरल, वो और जो क्या था डॉक्यूमेंट्री, और उसमें बताओ. एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो लिखा ही हुआ है, तो उसमें क्या को पूछूंगा मैं. हाँ, रिटन और ओरल भी मिल सकता है. फोन पे पूछ रहा हूं, ओरल कंफर्मेशन. हेलो हेलो हेलो, ठीक है गाइस, है ना? अबे विजुअल थोड़ी मिलेगा इसमें, मतलब हाँ ओरल और डॉक्यूमेंट्री मिलेगा. ठीक है, मैं समझ गया तुम बता रहे थे बस टाइप. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कौन कौन से टाइप के एविडेंसेस मिलेंगे. रिटन एविडेंस मिलेगा अगर आप लेटर लिख करके पूछोगे, है ना? तो सिंस ये एक्सटर्नल है, इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है. गाइस आप एक बार नोटिस करो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं इसको हर पॉइंट से रिलेट कर रहा हूँ बेटा. अपन लोग जो पढ़ चुके हैं, समझ रहे, प्रोसीजर, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अरे हम से लेकर के हर चीज. ठीक है, टाइप जो है, टाइम्स है ना, क्लियर है? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बी डिफाइंड एज द ऑडिट एविडेंस एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स. डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि ऑडिटर खुद ऑब्टेन करता है. डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम. हेलो हेलो, ठीक है ना? अब डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स. ये एक एक नंबर के. पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. ध्यान से समझना, मेरे पूछने का तरीका देखना. समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है. क्या आपका बैलेंस इतना है? बताइए, आपका बैलेंस कितना है? बताइए. दो अलग अलग सवाल है. अरे समझ. और अगर मैं सवाल करूं, है ना, ये बात मैं किससे पूछ रहा हूं? डेटर से. डेटर से पूछ रहा हूं.
हाँ, थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल डेटर से, है ना। तो डेटर से पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई आपका कितना बैलेंस है बताइए। तुमने बोला जो भी बोला, मतलब मैं अभी ये देख रहा हूँ कि मेरा पूछना कौन से टाइप का कंफर्मेशन है, मेरा पूछने का ही टाइप पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कुछ अजीब नहीं लग रहा? ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि मैं उनसे ये बोल रहा हूं कि भैया आप जवाब दो ही दो मुझे, मैं एक डेटर से पूछ रहा हूं, कंपनी का एक डेटर है ए लिमिटेड, मैं बोल रहा हूं आपका कितना बैलेंस, कितना बैलेंस है, तो बंदा बताएगा ही बताएगा ना, नहीं? हेलो हेलो हेलो, अगर मैं ऐसा पूछूं कि भैया आप क्या आपका इतना बैलेंस है, मैं लिख करके दे दूं, ये कौन से टाइप का है? ये होता है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें कि मैं बोल रहा हूं कि भैया जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं। एक ऐसा होता है जिसमें मैं लिखूं कि भैया ये वाली कंपनी अपनी बुक्स में आपका बैलेंस 1 लाख दिखा रही है, अगर गलत हो तो बताएं, अगर गलत हो तो बताएं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया कौन सा, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या अंतर आया? अंतर ये आया, हाँ, मतलब अगर सही होगा तो वो नहीं बताएगा, है ना। हेलो हेलो, है ना, अगर सही होगा तो वो नहीं बताएगा, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। तो और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपको हर बार रिप्लाई आएगा ही आएगा, आपको हर बार रिप्लाई आएगा ही आएगा। हेलो हेलो, बताओ, रीड करो इसको, समझ आया क्या बताया? है ना, जिसको भी कुछ भी इशू या थोड़ा बहुत भी रहा करे ना बेटा, आप लोग बताते जरूर जाना मुझे, है ना। हाँ, नेगेटिव में वो ये बोल रहा है कि अगर गलत हो तो बताएं, और पॉजिटिव सुन तो ले, सारे बताने भी नहीं देता। सुनो, नेगेटिव में वो ये बोल रहा है कि भैया अगर गलत हो तो बताएं, पॉजिटिव में वो ये बोल रहा है कि भैया आपका बैलेंस कुछ भी हो, जैसा भी हो, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आना ही आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब सवाल का फॉर्मेट जो है वो 50 तरीके का हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेन बात पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है कि पॉजिटिव में हर केस में आपके पास रिप्लाई आएगा ही आएगा, नेगेटिव में आप रिप्लाई सिर्फ तब मंगा रहे हो जब गलत होगा। अब बता क्या डाउट है, ये समझ में आ गया या नहीं आया? है ना, ठीक है। और बताओ, किसी और को कोई इशू? नॉन रिस्पॉन्स क्या होगा? नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब? ठीक है, हाँ। अब देखो, देखो मेरी बात समझो, नॉन रिस्पॉन्स का तो मतलब है कि भाई रिप्लाई नहीं करना, है ना। तो अगर मान लो कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, अब पॉजिटिव केस के केस में तो हमको हर बार ऑब्वियस सी बातें मंगाना था, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर अगर उसके केस में रिप्लाई नहीं आए, लेकिन नेगेटिव के केस में भी तो नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है ना। नेगेटिव कंफर्मेशन में गलत था और तब भी बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मेरी बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्स मतलब कि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स ना करे, है ना।
इट्स अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी जो है वो रिस्पॉन्स ना करे। लेकिन अब एक बात सोच करके देखो, नॉन रिस्पॉन्स को क्या ऐसा पॉसिबल है कि नॉन रिस्पॉन्स हमारे लिए रिस्पॉन्स बन जाए? है ना? कब, कैसे? नेगेटिव में पॉसिबल है ना? कैसे? क्या ऐसा जरूरी है कि वो सही है तभी उसने नहीं किया है रिस्पॉन्ड? है ना? हो सकता है उसने बस रिस्पॉन्ड नहीं किया, या उस तक पहुंचा ही नहीं, या गुम गया, या कुछ तो भी हो गया, और हम यहां बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि अरे सही होगा तभी उसने बताया नहीं। इसीलिए यहां पर मैं एक पर्टिकुलर बात तुम लोग को बताना चाहता हूं कि ऑडिट में पर्टिकुलरली हम कौन सी वाली रिक्वेस्ट भेजेंगे हमेशा? पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। रीजन समझ में आ गया कि कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना? एक्सेप्शन का क्या मतलब बताओ? मतलब मैं डेटर का बैलेंस देखा 1 लाख है, मैंने बोला कि हाँ भाई कितना बैलेंस है, वो कह रहा है 1.5 लाख। तो ये क्या हो गया बेटा? एक्सेप्शन। मतलब ये वैसा एक्सेप्शन नहीं जैसे अपन थ्योरी में पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन मतलब गलत है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? डिफरेंट आया रिस्पॉन्स। हाँ बेटा, हम लोग ऑडिट में जैसे ही जाते थे ना, तो हमारे पास एक पूरा फॉर्मेट था रिटन वाला, वो पूरा भर के हम पूरा भेज देते थे। डेटर्स की लिस्ट लेते थे, उनका एड्रेस लेते थे, क्लाइंट से साइन कराते थे और भेज देते थे। और फिर जितने जो भी डेटर्स हैं वो हमको घर पे, मतलब हमारे ऑफिस के एड्रेस पे कंफर्मेशन भेजते रहते थे। जिस जिसका कंफर्मेशन आ जाता था उससे कुछ कुछ असर्शन से हम सेटिस्फाई हो जाते थे। आया समझ? और कोई? हेलो हेलो, हाँ एक्सेप्शन समझ में आया? हम्म, हाँ पूरा मांगा, तुमने थोड़ा सा बता दिया। हमने बोला कि आपका बैलेंस जो है वो 1 लाख है, बोल रहे हैं हाँ हम इनके डेटर हैं। उनका रे यार, अरे ये पार्शियल रिस्पॉन्स है ना। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे ने जो रिस्पॉन्स किया उसको कुछ तो बोलोगे ना। हम उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देख रहे हैं कि उसकी हमारे लिए कितनी है, लेकिन ठीक है। जैसे बैंक से तुमने 4 अमाउंट पूछे, उसने 2 बताए, अब पार्शियल। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना? तो ये आपको टर्म्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब एक्सेप्शन है, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं एक्सेप्शन का मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, एक्सेप्शन का मीनिंग तो यहां पर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि मतलब डिफरेंस है अमाउंट में। एक्सेप्शन का क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने, ये पूछ रहा हूं मैं। और कोई? और कोई? और कोई? बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है एक्चुअली। तुम अजीब रिप्लाई किया करो, वो सही रहते हैं। आता है समझ में?
तो अच्छा मेरी बात समझ, तो तूने इधर उधर की बात करी क्या अभी? मैंने तेरे को ऐसा कुछ बोला क्या? अब तू अगले सवाल में अगर वैसा पूछेगा तो मैं बोलूंगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई, जिसमें सही है उसमें सही बोलूंगा, जिसमें गलत है उसमें गलत बोलूंगा। ऐसा थोड़ी कि हर बार सेम रिस्पॉन्स। तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। इट इज अ पॉसिबिलिटी। समझ आ रही है बेटा? इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि भैया वो जो बंदा है गलत बता रहा हो, और इसमें जरूरी नहीं है कि बंदा प्रॉपर गलत करके बता रहा हो। इट मे बी कि भैया वो 1 अप्रैल का बता रहा हो सकता है कि उसके पास से एक आध एंट्री मिस हो गई। समझ में आ रही है? तो आप अभी कंक्लूड कुछ नहीं करोगे। आपको जब एक्सेप्शन मिलेगा तो अब आप सिर्फ क्या करोगे? प्रोसीजर बढ़ाओगे। हेलो गाइस, समझ आया क्या? क्या करोगे आप? प्रोसीजर बढ़ा दोगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। द एक्सेप्शंस नीड टू बी असेस्ड टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन फॉर डिफरेंस। तो रीजन पता करो क्यों डिफरेंस है। कंक्लूड मत कर जाओ कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। यही मैं चाह रहा था। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत कॉमन सबसे फर्स्ट प्राइमा फेसी रिस्पॉन्स हमारे दिमाग में आता है कि अरे थर्ड पार्टी ने ये बताया, एंटिटी गलत कर रही है। क्यों थर्ड पार्टी नहीं गलत हो सकती क्या? वो भी तो गलत हो सकती है। क्लियर है गाइस? और हो सकता है कि सिर्फ मैटर ऑफ डेट्स का डिफरेंस हो, है कि नहीं? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ये हो गए एक एक नंबर के आपके ऐसे, है ना। अब एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर। ठीक है। अब जब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर यूज कर रहे होगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, when using external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over external confirmation request, including क्या क्या? Determining the information to be confirmed or requested, मतलब मतलब है ना। डिटर्मिनिंग द क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको। एग्जाम्पल अपन जनरली डेटा क्रेडिटर का ले रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन तो कुछ भी अपन कर सकते हैं ना। हो सकता है इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हो अपन ब्रोकर से। हेलो हेलो, है ना। हो सकता है लोन की इंफॉर्मेशन ले रहे हो सकता है सेल रेल्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हो। वैसे अपन बैलेंसेस के लिए यूज करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, लेकिन ऐसा कोई रूल थोड़ी है। दूसरी चीज के लिए भी तो यूज कर ही सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है ना? ठीक है। देखो, एक बात तुम समझ लो ऑडिट में कि भाई मेरे को जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना मैं कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तुम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर के किसी भी चीज को डिनाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई चीज दी हुई है यहाँ पर, तो वो इसलिए है क्योंकि एक भी प्रोसीजर अगर वैसा होता है या किया जाता है, समझ में आ रहा है, तो हमको तो वो पढ़ाएगा ही ना। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि भैया अगर हमको ये पर्टिकुलर प्रोसीजर अगर निभा सकते हैं, लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में बताएगा ही बताएगा। अब हो सकता है कि प्रैक्टिकली अपन इसका यूज बहुत कम करें, समझ में आ रहा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी आपको पता नहीं है कि उसके क्या क्या यूसेजेस हैं और कब कब वो सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि आप उसको यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो चिंता मत करो, बहुत सारी सिचुएशन करेंगे उसको यूज, करते ही है प्रैक्टिकली। लेटर स्टेटस में तो करते ही है, और बड़ी एंटिटीज में ही होते हैं, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, तो पहले इंफॉर्मेशन, दूसरा सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। इस बात का क्या मतलब? सोच के देखो, कैसे कैसे तुम रिलेट कैसे कर रहे हो इस पॉइंट से, बताओ जरा।
नहीं 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 नहीं, ये ऐसा वाला नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। और दूसरा, सबसे क्यों नहीं पूछेंगे? बिल्कुल सही। अरे सुन, हमारे पास टाइम नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन है बेटा, इतना टाइम कॉस्ट नहीं लगाते। ऑडिटर सैंपल बेसिस पे ऑडिट करता है, इसलिए सारे डेटाज नहीं हो सकते, और इसीलिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय होता है। समझ आ रहा है कि भाई अमाउंट वाइज या नेचर वाइज या जिनमें रिस्क है, आपको लग रहा है जिसमें गड़बड़ी होने के चांसेस है, आप उन सब में क्या कर लो, पूछ लो। हेलो हेलो हेलो। तो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी मतलब कितने, कौन कौन से डेटर से, कौन कौन से क्रेडिटर से किस किस से पूछना है, ये आइडेंटिफाई करो प्रॉपरली। सारे बड़े बड़े ही नहीं करेंगे, कुछ कुछ छोटे भी कर लेंगे, क्योंकि क्या पता भाई, अपने को हर तरीके से चेक करते रहना पड़ेगा। गाइस क्लियर है आप लोगों को ये? है ना? अच्छा, अब डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या आपने कभी कभी ऐसे कोई लेटर या कुछ ऐसे पढ़े, पैम्फलेट या एडवर्टाइजमेंट, जिसमें पता ही नहीं चल रहा ऐड का है, पूरा ऐड देख लिया, ऐड ही पता नहीं चला काय का है? समझ आ रहा है? यानी प्रोडक्ट देखने के लिए 4 बार पैम्फलेट को देखना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या गाइस? हेलो हेलो हेलो। अरे हाँ या ना? नो, मेरा पॉइंट ये है कि कोई बंदा जब कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो कई बार वो असफल रह जाता है। समझ आ रहा है? वो सोचता कुछ है लेकिन बता कुछ और जाता है, तो वो पूरी पूरी बातें नहीं बता पाता। तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली मकसद पूरा नहीं होता। मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो मेरे को मान लो कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाना था, ठीक है। तो जो मैंने बनाया उस एडवर्टाइजमेंट का पर्पस था, मान लो कि मेरा फर्नीचर का काम है, मेरा पर्पस था कि फर्नीचर खरीदने लोग आए। मैंने कहा यार यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक अच्छा फर्नीचर कैसा होता है, समझ आ रहा है? एक अच्छा फर्नीचर कैसे चुनना चाहिए। तो मैं वही वही बता गया बस, फिर मैं कुछ बता ही नहीं पाया। समझ आ रहा है? ठीक है ना? दुकान का एड्रेस ही नहीं लिखा मैंने उसमें। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि अल्टीमेटली हुआ क्या? बेकार हो गया ना, तुम्हारा तो ऐड ही बेकार हो गया। हेलो हेलो। हाँ बेटा। अरे बेटा एक्चुअली मैं ना सुनो ध्यान से, मैं पहुंचा कहाँ रहा था, वो वही समझ नहीं आया तो अटक गए अपन। मैं पहुंच रहा था एक्चुअली, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये था कि कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ऐसी डिजाइन होनी चाहिए कि जब तुम उसके पास पहुंचो तो उसको समझ में आ जाए कि क्या बताना है उसको, क्या नहीं बताना है। आ रहा है समझ? क्योंकि नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो आपका मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। समझ गए? ठीक है ना गाइस? यहाँ पहुंचना था एक्चुअली मुझे। चलो ठीक है ना? फिर देखो, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी। कई बार क्या होता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फॉलो अप करेंगे अपन कि भैया वो कंफर्मेशन लेटर भेज दो यार लिख करके, क्या दिक्कत है। आ रहा है? क्लाइंट से ही फोन करवा देंगे कई बार कि भैया वो भिजवा दो यार लिख करके, काम खत्म हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर क्या है, डिटर्मिनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। ऑब्वियसली बात है ना, आप क्या इंफॉर्मेशन आप पता करना चाहते हो इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, है ना? तो यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा मैं, अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। आ रहा है समझ? अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं लेकिन बहुत रेयर केसेस में, मेनली अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, है ना? एंड टू कंफर्म एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन भी हो सकता है, ये भी रेयर केस है, जैसे साइड एग्रीमेंट। फिर वही बात बोल दी, है ना? ठीक है गाइस। अब डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट,
द डिजाइन may directly affect the confirmation response rate, and the reliability and the nature of the audit evidence obtained from responses. ठीक है. Factors to consider when designing confirmation requests include, ध्यान से, specific identified risk of material misstatement including fraud risk. अब देखो बहुत जम के रिलेट हो सकता है, वैसे डेप्थ में पहुंच गए अपन तो इतनी डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. बताओ, रिलेट करो क्या है ये पॉइंट. कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो डिजाइन कर रहे हो, समझ आ रहा है, उससे तुम्हारा कॉन्फर्मेशन रेट, मतलब इसको सिंपल भाषा में फिर वही बात बोलूंगा मैं कि तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट जितना अच्छा होगा, समझ आ रहा है, तुम्हारे पास उतना प्रोडक्ट बिकेगा तुम्हारा. हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है. तो इसको अपन इससे क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कंफर्मेशन आ जाता है ना तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा. पता है, अगर कंफर्मेशन नहीं आया ना तो यार पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे. सबसे अच्छा है ना मेरे पास एक अच्छा खासा एविडेंस आ जाता है तो मेरा काम खत्म होता है. क्लियर है. तो मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि देखो समझना, ठीक है, जैसे तुम मान लो कि तुमने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा है कुछ, तुमको ईमेल आती है कि भैया फीडबैक दर्ज करो. कितने लोग फीडबैक भर के भेजते हैं मुझे बताओ. समझ में आ रही है बात. हेलो गाइस, है ना, बहुत रेयर केसेस में, और यही होता है, समझ रहे. लेकिन अगर मान लो कि आपको ये बोले कि भैया फीडबैक भरो और आपका रिस्पॉन्स पॉइंट जो है वो हम ऐड करा देंगे, या कुछ तो भी ऐसा नाटक. गाइस समझना है क्या बोला मैंने. अगर इस तरह की कोई चीज हो तो आप फिर भरोगे. तो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आपकी थोड़ा सा उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि बंदा खुद से वो कर दे, क्योंकि अगर मान लो कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ऑडिटर का ही काम बढ़ जाएगा फिर जबरदस्ती का. बोलेगा क्लियर है. तो आपका रिस्पॉन्स रेट आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा डिजाइन करते समय. ठीक है, क्या क्या फैक्टर आपको डिजाइन वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भैया कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क. तो समझ आ रहा है. आप सिर्फ कॉन्फर्मेशन नहीं पूछोगे, हो सकता है कि आप पूछो कि भैया आप इस पर्टिकुलर एंटिटी से कैसे रिलेटेड है. समझ आ रही है बात. या आपके डायरेक्टर के नाम बताओ, कुछ भी ऐसा जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं ना कि यार कहीं ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, कुछ ऐसा. हेलो 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 गाइस, गाइस हेलो गाइस, है ना. क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो फ्रॉड रिस्क पॉसिबल है, पॉसिबल तो है फ्रॉड रिस्क. हेलो, क्लियर है. तो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते समय ही आपको इस बात का ध्यान रखना है. लेआउट और प्रेजेंटेशन सिंपल बात है. प्रायर एक्सपीरियंस, अब ये बहुत अच्छी बात है. हमको ये याद है कि पिछली बार भेजे थे तो कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था. हेलो हेलो, हमको ये याद है कि पिछली बार कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था. हेलो हेलो हेलो, है ना. और कौन सा वर्जन चेक करने के लिए कर रहे हो, उसके लिए कोई दूसरा प्रोसीजर ऑलरेडी हो चुका है तो फिर वो डिपेंड करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फोन पे ले रहे हो, ईमेल पे ले रहे हो, पेपर फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि पेपर फॉर्म में जनरली क्या होता है, टिकट टिकट लगानी पड़ती है. तो मैं किसी को लेटर भेज रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ कि भाई लेटर मेरे ऑफिस में भेज दे, तो पता चल रहा है नौटंकी हो जाए. समझ रहा है क्यों, क्योंकि भाई वो टिकट ही नहीं लगाने तैयार. ये मैं क्यों खर्चा करूं 4 रुपए भी. समझ रहा है. मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू दी ऑडिटर, है ना. कंफर्मिंग पार्टी में ओनली बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट ऑथराइजेशन. तो ये खैर बहुत प्रॉपर नॉर्मल प्रोसीजर है. बहुत बार ऐसा होता है कि भैया मैनेजमेंट आपको मौका दे तभी, नहीं तो हमको क्या पता आप ऑडिटर हो. कोई भी बंदा ऑडिटर बन करके अगर रिक्वेस्ट मांगने लग गया तो, समझ आ रहा है. इसलिए जब तक मैनेजमेंट हमको ऑथराइज नहीं करेगी तब तक हम बैलेंस कंफर्म नहीं करेंगे. क्लियर है. फिर द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म, है ना, कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सिंपल. ठीक है, ठीक है. क्लियर है गाइस.
देख लो फटाफट, इसको रीड करो फिर लास्ट। अच्छा चलो ये और पढ़ लेते हैं फिर पूरा रीड कर लेंगे। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्म, मना कर रहा है, मना कर रहा है मैनेजमेंट कि नहीं 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 नहीं, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन कैसे ले लोगे। अब इन जनरल बताओ, इन जनरल तो भैया अगर उसने मना किया तो मैं तो मैनेजमेंट को एकदम घूर के देखने लगूंगा कि यार ये क्या बात है, मतलब ये तो भैया चोर हो गया तुम, आ रहा है समझ में, मैं ऐसी नजर से देखने लगूंगा। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शैल, बोलेगा हाँ भाई क्या बात हो गई, क्यों, समझ में आ रहा है। और क्यों मैं अच्छे टोन में नहीं पूछूंगा, मतलब ना बुरे टोन में पूछूंगा, क्यों ऐसे, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, ठीक है ना। तो भैया यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन फॉर रिफ्यूजिंग, अदरवाइज अब तो हम तुमको जज कर गए हैं, समझ में आ रहा है कि अब तो पक्का तुम चोर हो, मतलब अब तो हमारे दिमाग में यही चल रहा है। अब देखो, इवैल्यूएट द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल। मैं तो रिस्क असेसमेंट पे पहुंच गया भाई साहब। रिस्क असेसमेंट मतलब समझ रहे हो कि मैं जब आया था ऑडिट करने शुरू में तब भी ये रिस्पॉन्ड ऐसे ही कर रहे थे, ये तो देने नहीं तैयार है इन्फॉर्मेशन, यहाँ तो फ्रॉड हो सकता है। अरे और एंटी पूरा, मैं तो डबल ऑडिट करके जाऊंगा। हेलो 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 गाइस, हेलो 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 गाइस, ठीक है। फिर परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करेंगे हम, समझ आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये है, ठीक है ना, कि क्या वैलिड रीजन पॉसिबल है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ना। जैसे कि मतलब एंटिटी इतनी दूर है कि भैया अब तुम लेटर से मंगवा रहे हो, समझ आ रहा है, और मेरा यूके का क्लाइंट है, समझ आ रहा है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया जब तक उसका तुमको कंफर्मेशन लेटर से आएगा तब तक तो भैया मेरा ऑडिट की डेट निकल जाएगी, मेरे को तो रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये तो बड़ा नाटक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ये एक अलग मैटर है, ये तो एक पूरा मैटर है डिफरेंट, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये मैटर क्या है देखो, ये आगे लिखा भी है शायद मेरे हिसाब से। हम्म, ये प्रॉपर मैटर है। और ये पॉइंट मेरी दूसरी बुक में है, मतलब इसमें नहीं है सरप्राइजिंगली, और मतलब चलो ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू सेंड अ कंफर्मेशन इज अनरीजनेबल, अगर गलत तरीके से मैनेजमेंट मना कर रही है या ऑडिटर जो है अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260। ऐसे 260 में ऑडिटर जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर के कम्युनिकेट करता है, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। हेलो 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 गाइस, ठीक है। द ऑडिट, दो चार्जेस गवर्नेंस, जनरली देखो मेरी बात समझना, दो चार्जेस गवर्नेंस मतलब मेन कौन गवर्न कौन कर रहा है। अब नॉर्मली हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही गवर्न कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये पोजीशन ऑडिट कमेटी की भी हो सकती है। क्लियर है बेटा। क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा मेरे को तुम्हारी बात।
शिकायत है ना, भैया देख लो, मैं तो रिपोर्ट में लिख दूंगा, मैं नहीं जानता, फिर ऐसा है ये, है ना। और ऐसे 260 में यही है, ऐसे 260 में वो सारे मैटर्स होते हैं जो कि मैं कम्युनिकेट करता हूँ किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। ठीक है बेटा। द ऑडिटर शैल ऑल्सो डिटर्मिन द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसएस 705। 705 में मैं वो मॉडिफाइड और वो सारे ओपिनियन देता हूँ। क्लियर है। फिर if the auditor concludes that the management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, ठीक है ना। अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर लेता है कि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल, ठीक है ना, या ऑडिटर रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं दे पा रहा, तो वो कम्युनिकेट करेगा ऐसे टू सेम। ठीक है, मुझे लगा कोई एडिशनल मैटर, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लो। और जहां तक डिस्प्यूट वाला मैटर है ना, तो सुन लो सारे लोग, ठीक है ना, कि डिस्प्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर मैनेजमेंट का मना करना फिर क्या होगा, जस्टिफिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि भाई जिससे डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ तो हमारा है ही डिफरेंस ना, कि भैया वो तो अलग अमाउंट बोल रहा है और मैं तो अलग अमाउंट बोल रहा हूँ। क्लियर है गाइस? समझ आ रही है बात? ठीक है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट तुम कैसे बोल पाए कारण, मुझे ये जानना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कम से कम 2 से 3 ऐसी चीजें सुनी है तुमसे ऑडिट को लेकर के जो बहुत सटीक है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सटीक है। देखो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, समझ में आ रहा है, लेकिन यू मे एंड अप इन्वेस्टिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम इन ऑडिट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो वो बस कैलकुलेट कर लेना और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई हमारे जवाब रिस्पॉन्सेज बहुत सही आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? वट एवर यू आर डूइंग, बट ये याद रखना कि 8 सब्जेक्ट मैनेज कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सारे लोग जो है वो ध्यान रख लेना। क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। फिर कंप्लेन नहीं हो पाएगी ना भाई मेरे, फिर कैसे होगी कंप्लेन? डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आगे बता आगे बता आगे बता आगे बता। हाँ मतलब कि मैं थर्ड पार्टी से तभी पूछ पाऊंगा जब मैनेजमेंट मुझे अलाउ करेगा कि हाँ पूछ लो। प्रैक्टिकली बिना मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के नहीं भेजते थे हम, मतलब जब हम प्रैक्टिकली ऑडिट करते थे तो हम बिना मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के नहीं ही भेजते थे। हेलो, है ना, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन मतलब लगता ही लगता है इन जनरल, ठीक है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मतलब मेरी वाली बुक नहीं है यार, और वैसे भी वो पर्टिकुलर ऑथर है, जैसे वो, हाँ हाँ, सुरभि बंसल मैम की बुक है जिसको कि मैं वो प्रेफर करवाता हूँ, समझ रहे। लेकिन ओवर द पीरियड क्या हो रहा है ना कि एक एक दो दो छुटपुट मैटर्स जो है वो फिर उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, और वो तुम्हारे मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, समझ रहा है। अच्छा, अब क्या था कि अभी से 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले तक मॉड्यूल की हालत बड़ी खराब थी, जब ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में, तो तब मॉड्यूल में जो कंटेंट था बहुत ही बुरे हाल थे उसके, समझ रहे, तो वो सीधे सीधे रेफर नहीं हो सकता था,
लेकिन मैटर फिर भी डिफरेंशिएटेड थे। तो हम क्या करते थे कि भाई प्रॉपर बुक से पढ़ा देते थे और मॉड्यूल को लेकर के रीडिंग के लिए मैं इन जनरल बता देता था, समझ रहा, क्योंकि एकदम 1-to-1 आइडेंटिफिकेशन एक एक छोटी छोटी बात का पॉसिबल हो नहीं पाता था। अभी क्या है, रिसेंट पास्ट में उन लोगों ने मॉड्यूल को काफी अच्छा बना दिया। ये जो अभी तुम देख रहे हो मॉड्यूल को, ये काफी उसका मैच्योर्ड फॉर्म समझ रहे। और जो पास्ट एनालिसिस है उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे ऑडिट के, पर्टिकुलरली समझ रहे, ऑडिट लॉ वगैरह में थ्योरी के एज इट इज तुम्हारे इस बुक से आ जाता है, समझ रहा, मॉड्यूल से। तो लॉ में अभी भी मैं थर्ड पार्टी बुक यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी है, समझ रहा, अपडेशन और उन सब के मामले में वो बहुत बेटर बुक है। लेकिन ऑडिट इतना सब्जेक्टिव है कि वो सेकंड बुक अच्छी होने के बाद भी कुछ कंटेंट जो है सिर्फ मॉड्यूल में ही, और मॉड्यूल अच्छा हो गया इसके लिए मैंने कहा कि यार चलो मॉड्यूल ही उठा लो। जब मॉड्यूल से पढ़ा सकते हैं तो एक्चुअली वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नहीं तो वो बहुत भारी हो जाता है। तो मॉड्यूल को अगर लॉ के पॉइंट ऑफ से उठाओगे तो कुछ जगहों पर बहुत भारी हो जाता है वो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम जो क्वेश्चन है ना वो तो जरूर वो कर लेना। जो एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो सारे जरूर करना, चाहे किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में। क्लियर है ना भाई? वो वैसे तो मैं लॉ से रिलेटेड सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि दो दो क्वेश्चन दोनों के, दो लॉ के और दो ऑडिट के। तीन, तीन दोनों को मिला के तीन। दोनों को मिला के तीन, ठीक है ना। ठीक है, तुम सब घर की सब्जी तुम्हें लाती हो ना, है? मम्मी नहीं लाती ना। खूब मोलभाव करती हो ना तुम खूब, इसीलिए। चलो ठीक है गाइस। चलो, हेलो 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 गाइस। ठीक है, चलो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 510 है ना। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 510 एंड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वर्ड का मतलब समझ गए ना आप लोग, जो असाइनमेंट है उसी को एंगेजमेंट बोल रहे हैं। एन एंगेजमेंट इन विच ईदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, या तो इस ऑडिटर ने नहीं किए थे, प्रेडिसेसर ऑडिटर कोई और था, समझ में आ रहा है। यानी किसी एंटिटी का पहली बार ऑडिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो मेरे लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? है ना। दूसरा ये है कि पिछली बार इस एंटिटी का ऑडिटर मैं नहीं था, पिछली बार इस एंटिटी का ऑडिटर मैं नहीं था, ठीक है। तो वो मेरे लिए तो वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इन कंडक्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से। मेरा मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन दो। मेरा मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन दो। हेलो गाइस, है ना, है ना। माइक ऑन ही रखो थोड़ा थोड़ा, कोई कोई। तो मेरे को ओपिनियन देना है किस पर, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग या ओपनिंग या दोनों, किस पर ओपिनियन देना होता है? क्लोजिंग। क्लोजिंग पी&एल बैलेंस शीट। लेकिन जो क्लोजिंग बनता है वो सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड वाले से थोड़ी बनता है, ओपनिंग बैलेंस से भी बनता है। और ओपनिंग कहां से आए? पिछले साल के क्लोजिंग से। और पिछले साल के क्लोजिंग कैसे बने हैं? पिछले साल के ट्रांजेक्शन से और उसके पहले से। और पिछले साल का तो ऑडिटर में था नहीं,
तो लफड़ा है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं ऑडिट करूं तो फिर मेरे को तो पूरा ही करना पड़ जाएगा, या तो फिर अब या तो पिछली बार किसी ने ऑडिट किया तो ठीक है ना, मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ इसके पहले वाले का तो उसके ऊपर है। लेकिन अगर किसका ऑडिट हुआ ही नहीं है पहले कभी, तो फिर तो बड़ा मैटर हो जाएगा। अरे दादा, यहां पर बोला है कि सिर्फ कंपनी वाली बात है, और दूसरी बात कि नहीं कराया ऑडिट तो नहीं कराया भाई, है कंपलसरी, नहीं कराया हमने, क्या कर लोगे? समझ आ रही है बात? तुम ये समझो ना कि हमको करना क्या है, समझ रहा है? क्वेश्चन की वैलिडिटी पे ही अपन अगर सवाल कर देंगे तो फिर आंसर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अपन। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, सबसे पहले फैक्चुअल डेटा जो है उस पर भरोसा लाओ कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ये भी मान करके चलो। ठीक है, तो अब ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो ये मैं तुमको पहले ये बताया, सबसे पहले मैं तुमको ये बताया कि भैया ये जो दिया हुआ है ना ओपनिंग बैलेंसेस का, इसका पूरा ग्राउंड, पूरी पूरा प्लॉट बता रहा हूं मैं कि आगे पीछे कैसे। हेलो, 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 नहीं आ रही आवाज? मैंने पिछले 30 सेकंड में हेलो हेलो बोला, मैंने ये दूसरे डिवाइस पे चालू किया है यार। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, है ना? ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हेलो, चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो ठीक है।